Hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, आज हम अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आफ्टर आवर जनरल एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इसको समझने में थोड़ी तकलीफ भी आ जाती है बच्चों को। तो आज आपकी इसी तकलीफ पे बैंडेड लगाने सिमरा क्लासेस हाजिर है। तो चलिए अपने डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करते हैं। बट डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करने से पहले मतलब मेन फार्मूलाज एंड अकाउंट्स में जाने से पहले हमें एक चीज़ है जो करनी है, हमें तीन टर्म्स के बीच में ना डिफरेंस क्लियर करना है। आपकी बुक्स में भी सबसे पहले स्टार्ट इसी से करा गया है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के कन्फ्यूजन को दूर करती है। क्योंकि हमें कन्फ्यूजन आती है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ में डिक्रीज़ होना, किसी चीज़ की वैल्यू में डिक्रीज़ होना। तो डिप्लीशन का मतलब भी तो यही होता है ना। एंड डिप्लीशन से याद आया अमोर्टाइजेशन, जो शायद आपके लिए एक नया वर्ड है बट इसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है। तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन वाज डेप्रिसिएशन, नाउ द सेकेंड वन इज डिप्लीशन। इसका मतलब यहाँ पर भी हम किसी चीज़ के गिरावट के बारे में बात कर रहे हैं। जो टर्म है वो तो यही सजेस्ट कर रही है ना। नाउ द थर्ड वन जिससे हमें कंपैरिजन करना है वो है अमोर्टाइजेशन। ओके, नाम तो ये भी सुना सुना सा लग रहा है ना। ओके, तो ये है हमारे तीन टर्म्स जिसमें जनरली हम वैल्यू डिक्रीज की ही बात कर रहे हैं बट हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो फर्स्ट वर्ड है डेप्रिसिएशन, बच्चों डेप्रिसिएशन आता है इसका मतलब हो रहा है कोई चीज़ गिर रही है। एप्रिसिएशन का मतलब किसी चीज़ को सराहा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन उसका रिवर्स होता है, इसका मतलब किसी चीज़ को गिराया जा रहा है। और किस चीज़ को गिराया जा रहा है, यहाँ पे बात होती है असेट्स की जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। बट यहाँ पे वो असेट्स आती हैं जो कि टेंजिबल हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। सो विच ऑल आर द असेट्स जिसको हम टेंजिबल कैटेगरीज में डालते थे, जल्दी से रिवाइज करो। हम डालते थे अपने मशीन को, है ना, मशीन को डाल दिया, प्लांट को डाल दिया, और क्या हो सकता है, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, कोई टूल्स हैं तो उसको डाल दिया। तो वो सारी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं वो कहाँ जाती थी, टेंजिबल असेट्स में जाती थी। तो ये जो है डेप्रिसिएशन, इट टॉक्स अबाउट द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द टेंजिबल असेट्स। एग्जैक्टली, चलिए इट टॉक्स अबाउट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन, ओके। तो ये हमने बात कर ली अपने टेंजिबल असेट्स के बारे में। बट हम भूल गए कि हमारे असेट्स के अंदर तो एक और कैटेगरी होती है, इनटेंजिबल। अब जब हम बात कर ही रहे हैं वैल्यू की गिरावट के बारे में तो हमें हमारे इनटेंजिबल असेट्स को कैसे छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है। तो जब हमारे इनटेंजिबल असेट्स यानी कि हमारे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, उन सब में जब डिक्रीज होता है, उनकी वैल्यू जब कम होती है, तब उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, हम उसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो जब जब हमारी इनटेंजिबल असेट्स के बारे में बात होगी और स्पेसिफिकली जब उनकी वैल्यू गिरेगी, हम उसको अमोर्टाइजेशन का नाम देंगे। ओके, तो अब ये बात कर ली हमने अपने दोनों असेट्स की कैटेगरी के बारे में। एक हो गया टेंजिबल, एक हो गया इनटेंजिबल। तो अब ये कौन सा वर्ड है जो बीच में हमें पढ़ना पड़ रहा है। बच्चों, नेचुरल असेट्स भी तो असेट्स होती हैं ना, जो चीज़ें हमने नहीं बनाई, जो जिसको हम नहीं जनरेट कर सकते लेकिन हम उसको ख़त्म ज़रूर कर रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी हमने ही ले रखी है, उसको भी तो कंसीडर करना होगा ना। बट यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे हम हमेशा वैल्यू की बात कर रहे हैं। जैसे कि 50,000 का प्लांट 5,000 से कम होकर आज वो 45 की वैल्यू स्टैंड करता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहे हैं। बट जब भी हम असेट्स की बात करते हैं, नेचुरल असेट्स की बात करते हैं, यानी कि हमारे कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, तो इन सब की बातों में हम लोग उनकी क्वांटिटी की बात करते हैं, वैल्यू की बात नहीं करते। तो यहाँ पे डिक्रीज इन क्वांटिटी कह सकते हैं और स्टॉक बोल सकते हैं। डिक्रीज इन द क्वांटिटी और स्टॉक ऑफ नेचुरल असेट्स। और यही था डिफरेंस हमारे इन तीनों टर्म्स में। दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट असेट बट डिफरेंट डिफरेंट असेट। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द असेट विच वी हैव जनरेटेड बट दे आर
tangible, and it is talking about the assets we only have generated but they are intangible, and it is talking about the assets we don't have generated, and it is talking about the natural assets. ठीक है, तो तीनों assets के बारे में है, बट तीनों के जो प्रोसेसेस हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं. तो वी आर डन विद दिस डिफरेंसेस. अब एक काम करते हैं, अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए बच्चों, अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बट सबसे पहले हमें इसकी कौन सी चीज़ पे ध्यान देना होगा? एंट्री पे. तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बच्चों? हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसे अपनी जर्नल एंट्रीज वाले टॉपिक में. जिसने भी नहीं देखा है जल्दी से जाके उसको देख कर आइए. प्लेलिस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, आइकन बटन ये रहा, तो उसको जल्दी से जाके देख कर आइए. कंपाउंड एंट्रीज वाला टॉपिक हमें कवर करना है. सो इसकी एंट्री क्या होती है बच्चों? डेप्रिसिएशन हमारे टेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है. अब एसेट की वैल्यू क्या होती है? एसेट की वैल्यू मतलब कि बैलेंस क्या होता है? तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट. अब इसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. तो इतना तो पता है कि टू एसेट करके जिस भी एसेट के बारे में बात हो रही हो उसको हमें कर देना है क्रेडिट. अब ऊपर क्या लिखूं? तो ऊपर लिखने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरी एसेट की वैल्यू जो कम हुई है वो हुई है डेप्रिसिएशन की वजह से कम, और डेप्रिसिएशन मेरे लिए तो एक खर्चा है ना. अब खर्चा यानी कि एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. और जब किसी चीज़ में ऐड कर दो तो बैलेंस क्या होते थे? ऐड ऑन हो जाते थे. तो अगर मेरा एक्सपेंस डेबिट होता है, डेबिट को और बढ़ाना है तो क्या कर दूंगी? डेबिट ही कर दूंगी. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन. उस खर्चे का नाम आ जाएगा. मैं यहाँ पे खर्चा नहीं लिख रही हूँ. उसी तरह यहाँ पर आप असेट भी मत लिखो, आपको जो लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मशीन की बात हुई तो आप मशीन लिखोगे. अब अगर यहाँ पे प्लांट की बात होगी तो आप प्लांट लिखोगे. ठीक है, तो जो वो बोलेगा, जिस भी असेट के बारे में बात करेगा आप उसको लिखोगे यहाँ. और खर्चा तो मुझे पता चल गया ना स्पेसिफिकली कौन सा है? डेप्रिसिएशन. इसलिए मैंने विदाउट एनी थॉट डेप्रिसिएशन लिख दिया. अब ये जो मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ रही हूँ इसमें क्या करूँ? एंट्री थोड़ी पास करते हैं, अमाउंट भी तो निकालना है ना. अब अगर मैं अकाउंट बनाऊंगी, कौन से दो अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे मुझे? एक तो पड़ेगा डेप्रिसिएशन, दूसरा पड़ेगा जिसकी भी वो बात कर रहा हो. एसेट की बात कर रहा हो तो एसेट का अकाउंट, प्लांट का बात कर रहा हो तो प्लांट का अकाउंट. तो दो अकाउंट तो मुझे चाहिए. एक तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, उसके बाद जिस भी टेंजिबल एसेट्स के बारे में वो बात कर रहा है उसका अकाउंट. बट अमाउंट डालना दोनों में ज़रूरी है. तो अमाउंट के ऊपर बात करते हैं. तो हमारे अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को निकालने के ना दो तरीके हैं. अब दोनों ही तरीके कवर करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहला जो इजी मेथड है उसको पढ़ते हैं. सबसे पहला जो मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, इसको SLMB मेथड कहते हैं. क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें हम एक अमाउंट निकालते हैं और उसी को ज़िंदगी भर, मशीन की ज़िंदगी भर लगाते रहते हैं. जैसे अगर मेरे पास एक 50,000 की मशीनरी थी, ठीक है, मैंने उस पर डिसाइड करा कि मैं 5,000 करके इसकी वैल्यू को कम करूँगी हर साल. तो पहले साल क्या होगा? 5,000 गया तो 45 बचेगा, है ना. फिर दूसरे साल अगर मैं दोबारा 5,000 निकाल दूँगी तो कितना बचेगा? 40 बचेगा. अब तीसरी साल भी निकालो, दोबारा निकाल दूँगी तो 35 बचेगा. अब आपको पता चल रहा होगा कि 5 करते करते एक समय ऐसा आएगा जब ये 5,000 की ही वैल्यू बची होगी और 5,000 डेप्रिसिएशन लगकर इसकी वैल्यू आ जाएगी नील. समझ पा रहे हो? तो हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं और जब तक हमारे एसेट की लाइफ है उस एसेट पे वही अमाउंट डिक्रीज़ करते रहते हैं. जस्ट बिकॉज हमने एक ही अमाउंट निकाला, 5,000, 5,000 और 5,000, और इसीलिए से स्ट्रेट लाइन मेथड कह देते हैं कि स्ट्रेट अवे पूरे लाइफ लॉन्ग मशीन की एक ही अमाउंट लगाते रहो. अब इसका ऑपोजिट सोचो, ऑपोजिट में क्या आएगा? यहाँ पे हम एक अमाउंट लगा रहे थे तो वहाँ ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिफरेंट अमाउंट लगाना. डिफरेंट अमाउंट का मतलब हमारी 50,000 की वैल्यू पे हम कभी 5,000 लगा रहे हैं तो 45 तो बच रहा है. नेक्स्ट टाइम और कम लगा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम 4,500 लगा रहे हैं, 5,000 नहीं लगा रहे, 4,500 लगा रहे हैं. तब हमारे क्या बचेगा? तब हमारे पास बचेगा 40,500. यही बचेगा ना. अब इसमें ये तो हमने देख लिया कि हाँ, एक बार हमने एक ही अमाउंट को पूरी ज़िंदगी लगा दिया और एक बार हम डिफरेंट अमाउंट को निकाल रहे हैं. बट ये अमाउंट निकाला कैसे? कोई आके बोल के तो नहीं जाएगा कंपनी में, नहीं आज 5,000 लगा दो, अब 4,500 लगा दो, कोई चिल्ला के तो जाएगा नहीं.
इसको अमाउंट निकालने का ना एक तरीका होता है। तो हमें स्ट्रेट लाइन का भी फॉर्मूला मिलता है और हमें इस मेथड का भी फॉर्मूला मिलता है। अब याद रखो बच्चों, ये जो मेथड है ना, इसमें क्या हो रहा है, वैल्यूज़ बदल रही हैं और इस मेथड को कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इनके मेथड के नाम पे मन जाइएगा, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन पहले स्टार्ट करा तो उसको समझ लिया ना स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं, इसी तरीके से जब हम रिटन डाउन पे जाएंगे समझ लेंगे कि इसको रिटन डाउन क्यों कहते हैं। बट अभी हमें स्टार्ट करना है और आज हमें जो ख़त्म करना है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रेट लाइन मेथड को। तो बच्चों इस मेथड में जिसके बारे में हमने बात करी है, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम इस मेथड की निकाल सकते हैं वो क्या है कि हम एक ही अमाउंट लगा रहे हैं, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो सिंगल अमाउंट का है, 5,000 5,000 5,000 5,000। और कब तक लग रहा है ये 5,000? जब तक कि इस असेट की लाइफ है। इस असेट की लाइफ अभी हम देख सकते हैं कि काउंट करें तो ये 5 का टेबल है, तो 10 साल तक आराम से चल रही है ना। अब मुझे इतना पता चल गया कि मुझे इसमें क्या मिल सकता है, हमें मशीन की लाइफ मिल रही है ना। मिल गया था, मशीन की लाइफ मिल गई और डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा बार बदल नहीं रहा है। इसका मतलब एक बार निकालो और उसी को चलाते रहो, फिक्स्ड है। तो मैं इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकाल सकती हूँ कि अगर मुझे 50,000 की वैल्यू है और उसको 10 साल चलाना है, तो इसका मतलब मैं सिंपली 5,000 अगर लिखूंगी डेप्रिसिएशन में, यानी कि 5,000 से वैल्यू कम करूंगी, तो ये मशीन मेरी आराम से 10 साल चल जाएगी। अगर यही मशीन मैं 10 साल ना चलाकर सिर्फ 5 साल चलाती तो मुझे पता चल जाता कि नहीं भाई, तो एक काम करो 10,000 जो है वो हर साल कम करो, तब ये मशीन जाके सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही रहेगी आपके पास। तो ये डेप्रिसिएशन डिपेंड कहाँ कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ लाइफ्स पे, कितने साल की उसकी लाइफ है। और उसके बाद मैं सिंपली देख रही हूँ कि अगर मुझे इतना अमाउंट इतने सालों में बाइफरकेट करना है तो हम बचपन में कर चुके हैं, ये बहुत ही सिंपल सा है, डिवाइड कर देते थे, है ना। अगर मुझे 50,000 को 10 साल तक लेके जाना है तो मैं देख लूँगी कि हर साल कितना कितना खर्च करूँ। तो सिंपली अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालने के लिए बोल दिया जाए तो मैं क्या निकाल सकती हूँ कि टोटल वैल्यू जितनी है उसकी डिवाइडेड बाय असेट्स लाइफ, यही है ना जो हमने अभी तक देखा। अब एक बात बताओ, अगर इसमें मुझे साल के एंड में जब मशीन ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ही इसकी वैल्यू ज़ीरो हो रही है, फिर भी मेरे को मिल जाए 10,000 रुपये। कभी कभार होता है ना कि हम अपने भंगार के सामान को भी बेच देते हैं कबाड़ी के पास, तो कुछ ना कुछ पैसा मिलता है हमें। हम न्यूज़पेपर जब रखते हैं उसको बेचते हैं तो हमें रद्दी के भाव जो बोलते हैं ना, वो पैसा मिलता है ना रद्दी का भाव से, लेकिन मिलता तो है। तो अगर मुझे इतना पैसा तो मुझे मिल जाएगा इस साल के एंड में, तो मेरे पास वैल्यू जो है जो ख़त्म करनी है, जो मेरी वैल्यू ख़त्म होगी वो कम हो जाएगी। जैसे कि अगर ये 50,000 की वैल्यू कुछ साल बाद मेरे को 10,000 रुपये भी दे देगी, तो मेरा जो एक्चुअली खर्च होगा, जिस चीज़ पे मुझे दर्द होगा, मेरी मशीन ख़त्म हो गई, वो कितनी की होगी, वो तो 40 की हो गई ना। फिर 10,000 तो तुम्हें 10 साल बाद भी दे रही है ना वो, तो उस 10,000 पे तो मत रो, तुम्हें रोना सिर्फ 40,000 के लिए। तो अब मैं 40,000 को देखूंगी कि 10 साल चलाने के लिए मैं कितना करूं, सिर्फ और सिर्फ 4,000 लिखो ना भाई, इससे ज़्यादा मत लिखो। तो अब मैंने ये देखा कि जहाँ पे मुझे साल के एंड में कुछ वैल्यू मिल रही है, उसको एक काम करो लिख लो, क्योंकि इतने से तो मुझे प्रॉफिट हो गया। 10,000 रुपये तो मेरे कहीं नहीं गए ना, 10,000 मुझे इतने टाइम बाद मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो अब अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो किसी का भी इन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो हम क्या करते हैं, हम टोटल वैल्यू देखते हैं असेट की कितनी है, फिर अगर कुछ पैसा मिल जाएगा जब हम उसको बेचने जाएंगे तो वो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो हमें मिल रहा है ना, उसका तो हमें खर्चा नहीं बेयर करना पड़ रहा ना। जिसका नहीं बेयर करना पड़ रहा उसको हटाओ भाई। अब जिसको नहीं बेयर कर रहा है उसको हटा दिया तो कुछ वैल्यू बची होगी, उसको कितने साल तक चलाना है वो देख लो, और जो वैल्यू आई आपकी डिवाइड करने के बाद, इसका मतलब हर साल अपनी मशीनरी को इतने ही अमाउंट से कम करोगे ना, तो आपकी मशीनरी इतने साल बड़े आराम से चल जाएगी। तो हमें हमारे डेप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ईजिली समझ आ गया है ना। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास, और आपका क्वेश्चन है
ये। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कॉस्ट ऑफ एन असेट इज़ 1,20,000। इसका मतलब हमें उसकी वैल्यू पता चल गई है। असेट जो है हमारी वो है 1,20,000 की। ओके इसके बाद ये कह रहा है इट इज़ एस्टिमेटेड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20,000 एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब 20,000 तो ये हमें 10 साल बाद दे देगी। स्क्रैप वैल्यू क्या है इसकी? स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब हम इसे बेचेंगे भंगार के भाव तो ये क्या होगा, 20,000 रुपये देगी, तब भी स्क्रैप वैल्यू है इसका मतलब कुछ। ठीक है, अब लाइफ भी पता चल गई हमें। तो इसकी लाइफ कितनी थी? इसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, है ना। तो अब अगर मुझे देखना हो, इसमें और कुछ बोला है क्या? वैल्यू नहीं दी है। द एसेट वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड। वेरी इजी। तो इसको करने के लिए जिन 3 चीज़ों का मुझे ज़रूरत थी, जिन 3 चीज़ों को फॉर्मूले में डालना था, वो तीनों ही चीज़ें उसने मुझे प्रोवाइड कर दी हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालना तो ईजी होगा। जल्दी से निकाल के बताइए। देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हर साल में कितनी अमाउंट से अपनी मशीन को गिराऊं ताकि 10 साल तक तो मेरी मशीन आराम से चलती रहे। अब 1,20,000 की तुमने खरीदी, ठीक है। अब 20,000 तो ये 10 साल बाद दे के जा रही है ना, तो एक्चुअली जो मैं बेयर कर रही हूँ, जिस अपनी वैल्यू को ख़त्म कर रही हूँ, वो तो हुई सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 की, है ना। 20,000 तो मुझे मिल रहे हैं ना 10 साल बाद, तो उसको क्यों गिनूंगी कि वो भी वैल्यू खत्म हो रही? वो वैल्यू नहीं खत्म हो रही, वो वैल्यू उस टाइम पे भी है। तो अब ये 1,00,000 की वैल्यू खत्म करनी है मुझे कितने साल में? 10 साल में। वेरी इजी। तो मुझे पता चल गया है कि 10 साल तक अगर मुझे अपनी इस असेट को चलाना है तो 10-10 हज़ार हर साल कम करते रहो और आपकी मशीन ईजिली 10 साल चल जाएगी। ईजी। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ही ईजी है और इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं आपके बुक में, उसको ज़रूर करिएगा। अब बच्चों जब भी डेप्रिसिएशन की बात आती है ना, तो डेप्रिसिएशन बताया जाता है कि परसेंटेज, कि इतने परसेंटेज डेप्रिसिएशन मुझे मेरे असेट पे लगाना पड़ता है। तो अब मुझे इसी अमाउंट को परसेंटेज में बताना हो, किस परसेंटेज से मैं अपने असेट्स के ऊपर, टेंजिबल असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ, तो अब मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में कैसे बोलूँगी? सिंपली जैसे हम अपने आज तक परसेंटेज निकालते आए हैं। परसेंटेज कैसे निकाला कि ये 10,000 जो है वो हमारी टोटल वैल्यू यानी कि 1,20,000 का कितना परसेंटेज है, यही है मेरे परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में हमारी वैल्यू होगी। इसका मतलब इतने परसेंटेज से हम अपने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड समझ आ गया होगा और डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन के बीच में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और हमें डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से, बहुत डीपली कवर करना है। तो स्टे ट्यून विद सिमरा क्लासेस एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।